हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर लिखी थी, या फिर उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है इस पे अपनी स्टडी की थी। इस स्टडी के हिसाब से उन्होंने स्टेजेस बनाए और उस स्टेजेस के हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलर स्टेज के बाद में कौन से स्टेज पे इंसान किस तरह से सोचता है, उस हिसाब से उसके हिसाब से राइट क्या है या फिर रॉन्ग क्या है वो इन्फ्रेंस उन्होंने दिया। कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी काफ़ी हद तक पेजे की थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुई थी। उन्होंने उनकी थ्योरी से एस्पायर होके, जो कि उसके पहले किसी को नहीं मालूम था, या फिर कोई, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो बच्चों को लिटिल मिनिएचर एडल्ट्स ऐसे देखते थे कि उनको नहीं मालूम था कि किस तरह से उनकी थिंकिंग प्रोग्रेस होती है। उनको इतना है कि बच्चे ये सोचते हैं, बड़े ऐसा सोचते हैं, दैट्स इट। वो कैसे प्रोग्रेस होती है वो प्रोग्रेशन को किसी ने नोटिस नहीं किया या फिर उस पर स्टडी नहीं किया। वो प्रोग्रेशन को एक स्टेप आगे लेके जाके कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी लिखी। अब ये थ्योरी क्या है वो हम पढ़ेंगे। कोहलबर्ग जो है उनका बर्थ जो है 1927 में हुआ था। उन्होंने अपनी पीएचडी और बैचलर्स की डिग्री साइकोलॉजी में ली थी। शिकागो के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। उन्होंने, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, पेजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसको एक्सपांड किया और एक्सपांड करने के बाद में मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। कोहलबर्ग जो है उनका डेथ 1971 में हुआ था। अब मॉरल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? मॉरल डेवलपमेंट मतलब हमारे जो कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़, उस तरह से जो कहते हैं हम लोग कि आज मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि ये सच है, वो हमारी मॉरल्स होते हैं। मॉरल्स मतलब वैल्यूज़। हम आज तक जो सीखे हैं उसके हिसाब से हम किसे राइट और किसे रॉन्ग कंसेप्ट करते हैं। वो जो कंसेप्ट है राइट या रॉन्ग का, उस कंसेप्ट को हम मॉरल या फिर मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं। हमारे मॉरल वैल्यूज़, हम अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किस चीज़ को राइट मानना है, किस चीज़ को रॉन्ग मानना है, वो हमें कौन सिखाता है। इस तरह से इस कंसेप्ट को किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, ये चीज़ हम आज पढ़ते हैं। ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पुट आउट फॉरवर्ड करने से पहले कोहलबर्ग ने काफ़ी स्टडी की। उन्होंने पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को काफ़ी लर्न किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इस एज ग्रुप में बच्चा राइट और रॉन्ग क्यों मानता है किस चीज़ को। फिर एक स्टेज आगे, दूसरे स्टेज में जब बच्चा और ग्रोथ हो जाता है तो किस चीज़ को राइट या रॉन्ग मानता है। जैसे हम एडल्टहुड में स्टेप इन करते हैं तो हम उसी चीज़ को जो हमने पहले देखी थी, उसी चीज़ को राइट एंड रॉन्ग किस पर्सपेक्टिव से चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी स्टेज 1 थी वही इंसान स्टेज 4 पे भी वही थिंकिंग रखेगा, उसी चीज़ को राइट या रॉन्ग मानेगा। बट उनके कंसेप्ट में किस तरह से स्टेजेस आगे बढ़ते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। उनके कंसेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में एक डायलेमा जो है, 2-3 डायलेमास उन्होंने दिए थे या फिर 2-3 सिचुएशंस उन्होंने दिए थे, उस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे रॉबिन हुड को सब जानते हैं, एक काफ़ी फेमस प्ले है। इसमें क्या होता है कि रॉबिन हुड एक कैरेक्टर है जो उस प्ले का हीरो है, बट एक्चुअली में रॉबिन हुड जो है वो जो राजा महाराजा या फिर अमीर लोग हैं उनको जंगल में छुप के उनको घायल करता था। उनकी जो लूट का सामान जो रहता था वो लूट का सामान लेके जाके गरीबों में बांटता था। तो अब इस कंसेप्ट को उस प्ले में किस तरह से दर्शाया गया है और वो प्ले कौन से एज ग्रुप के या फिर मॉरल डेवलपमेंट में कौन से स्टेज का जो इंसान होगा वो किस तरह से देखेगा, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि अब यहाँ पे जैसे कि वो एक एथिकल वैल्यू को हिसाब से वो एक रॉन्ग चीज़ कर रहा है कि वो किसी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, वो लोगों को घायल कर रहा है, फिर चोरी कर रहा है। लूट करना मतलब चोरी करना होता है, वो चोरी कर रहा है। बट वो राइट क्यों है? वो राइट इसलिए है क्योंकि वो चोरी का सामान खुद नहीं रख रहा है या फिर खुद अमीर नहीं बन रहा है, पर्सनल गेन्स के लिए नहीं रख रहा है, वो लेके जाके उसको गरीबों में बांट रहा है। तो अब ये एक्चुअली में रॉबिन हुड सही है या रॉबिन हुड गलत है? ये जो डायलेमा है सही और गलत का, उसे मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस के हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। कोहलबर्ग के हिसाब से ये थ्योरी स्टेजेस में दी गई है, बट जैसे हमने पहले स्टेजेस पढ़े थे कि ये एज ग्रुप का ये स्टेज, फिर इसको पार करने के बाद ये स्टेज, इस तरह से उन्होंने डिवीज़न नहीं किया। उन्होंने ये डिवीज़न किया है कि एक स्टेज में हम एक तरीके से सोचते हैं
दूसरे स्टेज में हम उसी तरीके को फॉर्मुलेट करते हैं, हमारी सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस करती है, तो हम या तो वही स्टेज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या अगर हम सोसाइटी के हिसाब से सोचेंगे तो उसी चीज़ को हम अलग नज़रिए से देखेंगे। फिर अगर हम इसके आगे थर्ड स्टेज पे जाते हैं तो हम पहले वाले स्टेज को राइट या रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं कि अरे पहले जो मैं सोच रहा था या फिर पहले मैंने जो इन्फ्लुएंस निकाला था वो गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए, सोसाइटी ये कहती है। बट जैसे जैसे स्टेजेस से आगे चलते जाते हो वैसे वो सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है उससे पर्सनल या फिर हम इंडिविजुअल उसके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी ने अगर राइट कहा तो सच में राइट है या फिर उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू और है। जैसे हम कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम वो जो दूसरा पहलू है वो धीरे धीरे देखना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक स्टेज के आगे दूसरे स्टेजेस को रखा। उनका ये भी मानना था कि अगर कोई इंसान एक स्टेज पे है, जैसे कि स्टेज 1 में है, तो स्टेज 1 में उसके लिए कोई चीज़ राइट या रॉन्ग है, तो समझ लो अगर रॉन्ग है तो स्टेज 2 के पर्सन ने उस चीज़ को राइट क्यों कहा, ये चीज़ को वो समझ सकता है, थोड़ा सा उस स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ वो समझ सकता है, बट उसके आगे नहीं। स्टेज 3 का वो नहीं समझ सकता कि 3 वाले ने उसको किस इन्फ्लुएंस या फिर क्यों उसको रॉन्ग कहा, उसका रीजनिंग क्या था, वो नहीं समझ सकता। तो स्टेज 1 से 2 की तरफ वो मॉडलेट हो सकता है या फिर उसको समझ सकता है, बट 3 या फॉरवर्ड का नहीं समझ सकता। कोहलबर्ग के हिसाब से ये मॉरल डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस थे। 6 स्टेजेस को उन्होंने 3 स्टेजेस में अप्रोप्रिएटली डाला था। 3 स्टेजेस को एवरी एक स्टेज के 2 सब स्टेज होंगे, इस तरह से उन्होंने समझाया था। तो पहला जो है वो प्री कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट स्टेज है, उसके 2 सब स्टेजेस होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। फिर सेकेंड जो है वो होगा कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट, उसके भी 2 स्टेजेस होंगे, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। फिर तीसरा जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट, उसके भी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। तो समझ लो इस हिसाब से 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस के 2 सब स्टेजेस हैं। तो इस हिसाब से स्टेज 1, 2 जो है वो एक में आएगा प्री कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट में, स्टेज 3 और 4 जो है वो कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट में आएगा, और स्टेज 5 और जो स्टेज 6 है वो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट में आएगा। अब ये जो स्टेजेस है मॉरल डेवलपमेंट के जो हमने अभी पढ़े, उसको अब हम एक डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें है कि प्री मॉरल या फिर प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें जो 2 सब स्टेजेस हैं वो कौन से हैं। वो फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। यहाँ पे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट से मतलब है कि हमें जो स्टेज 1 पे जो है उनको इस हिसाब से समझता है कि हम क्या करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हम क्या करेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इस तरह से ये 2 स्टेजेस होंगे। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ये फर्स्ट होगा। सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें होगा कि वो खुद के हिसाब से सोचेगा, ठीक है। तो ये पहला वाला भी खुद के हिसाब से सोच रहा है, दूसरे वाला भी खुद के हिसाब से सोच रहा है, बट पहला वाला सोच रहा है कि क्या करूँगा तो पनिशमेंट मिलेगी, और सेकंड वाला सोच रहा है कि क्या करूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दोनों खुद के बारे में सोच रहे हैं। पहला वाला पनिशमेंट बेस्ड पे सोच रहा है कि मैं ये करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी और नहीं करूँगा तो नहीं मिलेगी। बट सेकंड वाला जो सेकंड स्टेज का है वो इंडिविजुअल अपने सेल्फ गेन के हिसाब से सोचेगा कि अगर मैं ये करूँ तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। सो इट इज़ सेल्फ सेंटर्ड। तो ये दोनों से स्टेजेस सेल्फ के बारे में सोच रही है, बट इनका पर्सपेक्टिव अलग है। फर्स्ट है पर्सपेक्टिव पनिशमेंट का और ऑर्डर फॉलो करने का, सेकंड पर्सपेक्टिव है खुद के गेन का कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। जो सेकंड है कन्वेंशनल के स्टेज 3 में है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मतलब गुड बॉय और गुड गर्ल वाला कंसेप्ट। मतलब ये सोसाइटी में अपने आप को गुड दिखाना चाहते हैं, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब अपने रिलेशनशिप सोसाइटी से ख़राब नहीं करना चाहते, ये हमेशा अच्छे बने रहना चाहते हैं। उनको अंदर से चाहे ये चीज़ गलत लगे, बट वो अंदर से
अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, गुड बॉय या फिर गुड गर्ल वाले क्राइटेरिया में फिट होने के लिए उस चीज़ को उस तरह से सोचेंगे कि अगर मैं ये चीज़ करूँ तो मैं अच्छा दिखाई दे रहा हूँ सोसाइटी को या गलत दिखाई दे रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ से वहाँ तक थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे सेल्फ गेन के बारे में सोचा कि मेरा क्या फ़ायदा, और यहाँ पे सोसाइटी मेरे बारे में अच्छा सोच रही है कि नहीं, ये कंसेप्ट है। जो स्टेज 4 है वो है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यहाँ पे भी सोसाइटी एक मेन फैक्टर प्ले करती है कि यहाँ पे सोशल ऑर्डर या फिर लॉस जो है या फिर कानून कायदे जो कहते हैं ना, जो कानून कायदे हैं वो मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये बेस ऑफ माइंड पे रख के वो एक्शंस करते हैं। तो कन्वेंशनल जो पार्ट है उसमें दोनों ही में सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पोस्ट कन्वेंशनल, तो ये कन्वेंशनल जो है उससे आगे का स्टेप है। पोस्ट कन्वेंशनल में स्टेज 5 आता है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स को लेके इम्प्लाई होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसमें ये है कि अब सोसाइटी के लिए मतलब फर्दर गेन, मतलब ज़्यादा लोगों का फ़ायदा किस में है, ठीक है। तो सोसाइटी का फ़ायदा सोचने लगते हैं, सोसाइटी को में ज़्यादा इंडिविजुअल्स की क्या राय है और उनका फ़ायदा किस में है, और हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक राइट्स होती है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस स्टेज के पर्सन को। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि अगर कानून के हिसाब से कोई चीज़ गलत है, समझ लो कानून के हिसाब से चोरी गलत है, ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी देखी, कानून के हिसाब से चोरी गलत है, बट उससे सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, वो इंडिविजुअल ने खुद के गेन के लिए किया क्या, उसने दूसरों के लिए किया, ये चीज़ है। ये जो डायलेमा यहाँ पे आके स्टेट होता है वो स्टेज 5 का खुद के गेन से ज़्यादा सोसाइटी के गेन पे चला जाता है। सोसाइटी का किससे फ़ायदा है, दूसरे लोगों का क्या फ़ायदा है, जीवन का किस में ज़्यादा फ़ायदा है, इंडिविजुअल का खुद का क्या राइट्स होता है, इस तरह से सोचता है। बट ये सोचता दूसरों के लिए है, यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड इमोशंस नहीं रहते। पोस्ट कन्वेंशनल में कोहलबर्ग ने 6th स्टेज को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स करके नाम दिया था। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मतलब कि ये सोसाइटी का गेन और इंडिविजुअल राइट से भी ऊपर जाता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मतलब कि जैसे हमने कहते हैं ना कि जो अब हम लोग जो भगवान पे छोड़ देते हैं कि हाँ भगवान जो फैसला करेगा सही करेगा, तो हम ये क्यों सोचते हैं ऐसा? हमें कुछ राइट या रॉन्ग नहीं लगता क्या उसमें? हमें लगता है राइट या रॉन्ग, चाहे रॉन्ग हो, पर हम उसको सोचते नहीं भगवान ने जो फैसला किया सही किया। ये जो हम लोग सोचते हैं ना वो होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब एग्जैक्टली भगवान नहीं करता है, करता इंसान ही है, बट उसका जो तरीका है उसमें हर एक कंसेप्ट आता है कि आज कल और परसों, ये तीनों का कंसेप्ट जिसमें आएगा ना वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। कि आज जो इसके साथ हुआ ये इसके कल के डीड्स की वजह से हुआ क्या? नहीं, तो इसका कल क्या इम्पैक्ट होगा, तो इस हिसाब से जो आंसर आता है वो होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये पहले उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल रख तो दिया स्टेज 6, बट कोहलबर्ग ने खुद ही ये स्टेज 6 को लेटर ऑन डिस्कार्ड कर दिया था कि स्टेज 6 तक तो शायद कोई पहुंच नहीं सकता, या फिर ये चीज़ जो है वो आउट ऑफ द वे हो गई, ठीक है। अब हम लेवल 1 की तरफ जाते हैं। लेवल 1 में जैसे कि हमने पहले भी कहा स्टेज 1 होगा और स्टेज 2 होगा, ठीक है। तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में जो बच्चा है वो हमेशा अपने एडल्ट्स या फिर अथॉरिटी, उस एडल्ट्स और अथॉरिटी के बारे में या फिर उन्होंने जो सिखाया है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। उन्हें ओबे करने की, उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि अगर समझ लो कि एक जार में कुकी रखी है या फिर बिस्किट्स रखे हैं, अगर मम्मी ने कह दिया कि उस जार को ओपन नहीं करना है, उसमें से कुकी नहीं लेनी है, तो वो जो होता है ना नहीं लेनी है तो बस नहीं लेनी है, सो दैट इज़ रॉन्ग। वो उस हिसाब से सोचता है। फिर उसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता है कि अगर उसका घर में कोई छोटा भाई है, उसको भूख लगी है, मम्मी घर पे नहीं है और वो कुकी मांग रहा है या फिर चॉकलेट मांग रहा है, बिस्किट मांग रहा है, तो मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, मैं खोल के उस बच्चे को एक दे सकता हूँ। ये चीज़ नहीं है उसके में, उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मना किया था। क्यों मम्मी ने मना किया था और मैं करूँगा तो क्या होगा? मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो राइट और रॉन्ग फर्स्ट स्टेज में सिर्फ ओबीडियंस करना या फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इस दोनों इन्फ्लुएंस को लेके होती है। उसमें आगे का सोच नहीं होता है कि
मुझे अब क्या करना चाहिए, या फिर ये राइट था या रॉन्ग था, ये सिर्फ ओबीडियंस और पनिशमेंट को लेकर होती है। इसमें कुछ रूल्स ओबे करते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट अवॉइड करनी होती है। ये सारे जो सेंसेस है वो राइट या रॉन्ग जो होती है वो पनिशमेंट और नॉन पनिशमेंट, मुझे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी को रहती है। और सुपीरियर अथॉरिटी को वो ओबे करते हैं, वो सुपीरियर अथॉरिटी के आगे नहीं जाते। अब स्टेज 2, स्टेज 2 में नेवली ईगोइस्टिकल, इसका नाम दिया गया है नेवली ईगोइस्टिकल, मतलब यहाँ पे पर्सनल गेन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। पर्सनल गेन्स को इम्पोर्टेंस दे के वो राइट या रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये दोनों स्टेजेस को एक छोटे से एग्जाम्पल से देखें कि एक बच्चा है, समझ लो फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको स्कूल में कुछ फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड के बड़े बच्चे जो है मार रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्टेज 1 का एक बच्चा देख रहा है और एक स्टेज 2 का समझ लो फीमेल देख रही है, लड़की देख रही है, स्टेज 2 में जो है वो, ठीक है। तो जो स्टेज 1 का बच्चा है वो उसको मार खाते हुए देखेगा, फिर वो सोचेगा कि अगर मैं इसको बचाऊं, है ना, अगर मैं इसको बचाने जाऊं तो मुझे टीचर मारेगी या नहीं मारेगी। फिर वो सोचेगा कि लड़ना तो गलत है, टीचर ने मना किया था लड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, मतलब अगर मैं इसको बचाने जाऊं तो मैं लड़ाई झगड़े में पड़ा, तो मैंने गलत किया, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो उसको, वो बच्चे को बचाने में राइट या रॉन्ग का जजमेंट सिर्फ इसी को लेके आएगा कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो बच्चा नहीं जाएगा उसको बचाने, क्योंकि उसको लगा लड़ाई झगड़े में पड़ रहा हूँ और मैं अगर इसको बचाने जाया तो लड़ाई झगड़े में मैं पड़ गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो स्टेज 1 का बच्चा नहीं जाएगा भाई साहब। बट सेकेंड जो स्टेज 2 की लड़की है, समझ लो, वो अब इसको अपने पर्सपेक्टिव से सोचेगी, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ गेन को इम्पोर्टेंस देगी या फिर मुझे क्या रिटर्न में मिल रहा है। वो फिर सोचेगी इस बच्चे को आज मार पड़ रही है, बड़े लोग मार रहे हैं, ठीक है, आज मैं अगर इसको बचाने जाऊँ तो कल को अगर ये बच्चे मुझे मारेंगे तो वो मुझे बचाने आएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से सोचेगी कि आज मैंने इसको बचाया तो कल ये मेरे काम आएगा, तो वो उसको बचाने जाएगी, ठीक है। तो सिचुएशन एक ही है, दोनों ने सोचा खुद के नज़रिए से, खुद के पनिशमेंट के हिसाब से, पहले वाले ने सोचा और नहीं गया, और दूसरे वाले ने खुद के गेन के हिसाब से सोचा कि आज मैं इसको बचाने जाऊंगी तो कल ये मुझे बचाने आ सकता है या फिर ये मेरे काम आ सकता है। दैट इज़ पर्सनल गेन, व्हाट आई गेट इन रिटर्न। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ये स्टेज 2 का है कोहलबर्ग के हिसाब से। यहाँ पे जो होता है इंडिविजुअल नीड्स को सर्व करने वाले बेसिस पे सारे जजमेंट्स होते हैं। इसमें रेसिप्रोसिटी इज़ पॉसिबल बट ओनली इफ़ इट सर्व्स ओन्स नीड, मतलब कि मैं रेसिप्रिकेट करूँगा या फिर मैं इस चीज़ में पढ़ूँगी अगर मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो, अदरवाइज नहीं। आई फॉर एन आई मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, इस टाइप का बिहेवियर इस स्टेज में मिलता है कि अगर उसने मुझे कुछ किया तो मैं कुछ करूँगी, इस टाइप का कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, ये फ़ायदा लेके ही सारा होता है। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड थिंकिंग है कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, अभी उसने उसको बचाने गई, ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके हिसाब से मैंने किसी को बचाया, बट उनका मोटिव उसको बचाने का ये था कि ये मेरे काम आएगा या फिर सेल्फ गेन, मुझे क्या मिलेगा इससे, मेरा क्या फ़ायदा, ये वाला कंसेप्ट उसका था, इसीलिए उसने बचाया। खुद के हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब इक्वल शेयरिंग में बिलीव करते हैं, इक्वल शेयरिंग में बिलीव करते हैं, मतलब कि समझ लो एक बच्चा है जो कि एक अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करता है, एक बच्चा है जो गरीब फैमिली को बिलोंग करता है, और उस लड़की के पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है, समझ लो उसके पास 4 चॉकलेट्स हैं। तो 4 चॉकलेट्स है तो वो 2 तो उस बच्चे को दे देगी और 2 उसको दे देगी, इक्वल शेयर किया, ठीक है। बट अब किसको ज़्यादा ज़रूरत है उस चॉकलेट्स की या फिर उस खाने की, वो नहीं मालूम, ठीक है। वैसे अगर समझ लो 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो अगर छोटे वाले बच्चे को अगर भूख लगी है तो वो छोटे वाले बच्चे को भी उतने ही बिस्किट देगी जितने खुद खाएगी,
ठीक है। तो ये इक्वल शेयरिंग में बिलीव करना है, इसमें दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से उसको एक एक्स्ट्रा देना ये नहीं है। इक्वल, मैंने इक्वल बांटा, मैंने राइट किया क्योंकि मैंने आधा आधा बांट लिया। इस उम्र के बच्चों को आप देखोगे जब खिलौने खेलेंगे तो वो दूसरे को खिलौने कितने चाहिए या फिर उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बांट लिया मतलब आधा आधा बांट लिया, इतना मैंने ले लिया, इतना तूने ले लिया, 4 मेरा है 4 तेरा है। बट उसको ज़्यादा ज़रूरत है क्या या फिर मुझे इतने की ज़रूरत है या नहीं वो नहीं मालूम, इक्वली शेयर किया है। तो ये इक्वल वाला कंसेप्ट रहेगा। खुद के एंड्स को जस्टिफाई करेंगे कि मैंने सही किया, बट उसका रीजनिंग उनको नहीं मालूम कि गलत था। ठीक है। अब हर एक चीज़ में वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे हर एक डीड का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह का कंसेप्ट नहीं होता है। नेकी कर और नेकी करने के बाद उस चीज़ को मुझे अप्रिशिएट करो कि मैंने ये चीज़ की, सब लोग ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखो मैंने इसको बचाया। ये वाली कंसेप्ट या फिर ये वाली भावना उनको सबको जाके बताएगी मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैंने बचाया। तो वो रिवॉर्ड वाली भावना जो होती है ना, वो इस स्टेज में होती है। अब हम लेवल 2 पे जाते हैं जो कि है कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 10 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में होती है। अब इसमें भी 2 स्टेजेस है, स्टेज 3 और स्टेज 4। अब कन्वेंशनल मोरालिटी, अब स्टेज 1 स्टेज 2 पार हो गया। अब कन्वेंशनल मोरालिटी किस तरह से डेवलप होती है? कन्वेंशनल मोरालिटी में स्टेज 3 में गुड बॉय गुड गर्ल वाला कंसेप्ट है। गुड बॉय गुड गर्ल वाला कंसेप्ट का मतलब होता है कि सोसाइटी में मैं गुड या फिर मैं अच्छी लड़की या फिर अच्छा लड़का दिखाई दे रहा हूँ या नहीं, इस हिसाब से वो अपना जो जजमेंट है या फिर अपने एक्शंस है उसको मॉड्यूलेट करते हैं। अब अगर हम वही एग्जांपल ले लें जो हमने स्टेज 1 स्टेज 2 पे लिया कि उस लड़के को भाई कोई लोग मार रहे हैं, स्टेज 1 वाला बच्चा तो पनिशमेंट से डरता नहीं गया, स्टेज 2 वाली लड़की इसलिए गई कि उसने सोचा कि ये मुझे कभी तो बचाएगा। ठीक है। अब स्टेज 3 पे अगर कोई लड़की है या फिर जो 10 to 15 ईयर्स के ग्रुप की लड़की है, वो ये सोचेगी कि अगर मैं गई तो क्या होगा। फिर वो देखेगी कि कितने लोग गए, तो वो देखेंगे कि सोसाइटी के मेजर लोग देख रहे हैं और नहीं गए, वो एक ही गई जो कि खुद का फ़ायदा सोच रही है, बट वो एक ही गई। बट अब उसको ये नहीं मालूम कि वो क्यों गई क्या नहीं गई, वो सब सोचना नहीं है। उसका काम यही सोचना है कि ज़्यादा लोग नहीं गए, मतलब सोसाइटी के हिसाब से ये सही है कि हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करें और कोई अथॉरिटी को आके इस चीज़ में इंटरवीन होने दें, हम ना इंटरवीन हो। क्योंकि अगर मैं गई तो बाकी लोग सोचेंगे कि ये बैड गर्ल है या फिर ये गलत है, ये गंदी लड़की है जो कि झगड़े के बीच में पड़ रही है। तो वो अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से जज करने देगी। और अगर सब लोग नहीं गए, उसको जाना कि अगर इच्छा भी होगी ना, तो वो ये सोचे कि नहीं मैं गंदी बैड गर्ल दिखूंगी, तो वो गुड गर्ल बने रहने के हिसाब से या फिर दूसरों को प्लीज़ करने के हिसाब से नहीं जाएगी। सो यहाँ पे इसका जो मोरालिटी है वो मोरालिटी सोसाइटी के मेजर ग्रुप क्या कर रही है उस हिसाब से होता है। तो वो अपने आप को सोसाइटी में गुड बने रहने के हिसाब से वो नहीं जाएगी, तो अब उस सिचुएशन में वो नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके हिसाब से सिचुएशन चाहे गलत हो या रॉन्ग हो, और उसका जो मोरालिटी है या फिर उसका मोरल डेवलपमेंट है वो गुड बॉय और गुड गर्ल के कंसेप्ट या फिर ओरिएंटेशन से ही होगा। यहाँ पे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है या फिर आपसे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है करने के लिए वही किया जाएगा। यहाँ पे कन्फर्मिटी या फिर नाइस मतलब अच्छी लड़की, हाँ, ये नाइस को काफ़ी कंसिडरेशन दिया जाएगा। और यहाँ पे ये चॉइस रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो 10 to 15 ईयर्स के बीच में कोई लड़की है, तो अगर उसको कोई लड़का पसंद भी आ रहा है तो वो ये सोचेगी कि अगर मैं इस लड़के के साथ मूवी देखने गई तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी तो गंदी लड़की है, तो उसके साथ चली गई, तो वो नहीं जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट होता है ना गुड गर्ल बने रहने का या फिर गुड बॉय बने रहने का, ये कंसेप्ट स्टेज 3 का है जो कि मोरालिटी का कंसेप्ट है। यहाँ पे पीयर्स का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीयर्स का अप्रूवल मतलब अपनी फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकी लोग जो सोच रहे हैं उस हिसाब से वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, वो गलत भी करते हैं। समझ लो अगर एक लड़का है, वो हॉस्टल में है या 14 ईयर्स का है, हॉस्टल में है और सब लोग स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, उसने कभी की नहीं, तो वो सिगरेट स्मोक ये सोच के करेगा कि अगर मैंने नहीं किया
तो मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि ये तो बुरा है, हमारे में मिक्स नहीं होना चाहता, ये घमंडी है। तो इस तरह की सोच लेके वो सिगरेट स्मोक करने लग जाएगा। तो मोरालिटी डेवलप होती है तो उसमें गुड और बैड का दोनों कंसेप्ट आता है, बट वो सोसाइटी के हिसाब से गुड बने रहने चाहते हैं। वो मेजर लोग क्या कर रहे हैं उस हिसाब से, सोसाइटी उनके सामने जो मेजॉरिटी है वो होती है उनके लिए। तो यहाँ पे अगर पीयर ग्रुप या फिर फ्रेंड्स मेजॉरिटी में कुछ कर रहे हैं तो वो उनको नहीं भी करना है, उनके हिसाब से वो चीज़ अगर गलत भी है तो भी वो करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस हिसाब से उनका मॉड्यूलेशन होता है। उनके इंटेंशंस इम्पॉर्टेंट जो है, वो डीड्स जो हैं वो दूसरों के हिसाब से क्या है उस हिसाब से उनके इंटेंशंस जो है वो मॉड्यूलेट हो जाते हैं, कि मेरे इंटेंशंस जो है वो दूसरों को गुड दिखाने के हिसाब से ही मॉड्यूलेट होंगे। मैं क्या चाहता हूँ या फिर मेरे हिसाब से क्या राइट है रॉन्ग है वो कंसेप्ट नहीं है इनमें। यहाँ पे वो अपने आप को दूसरों के शूज़ वाले कंसेप्ट जो होता है ना, पर्सपेक्टिव, दूसरों का क्या सोचना है, पुटिंग हिमसेल्फ इन अदर शूज़ वाला कंसेप्ट जो होता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो पहले दूसरे के हिसाब से सोचेंगे और फिर इसको करेंगे। अब हम स्टेज 4 की तरफ जाएंगे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। ये जो स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, दोनों ही कन्वेंशनल वाले पार्ट में आते हैं, बट उनका थिंकिंग किस हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से क्यों चेंज है। अब स्टेज 3 जो थे उन्होंने सोसाइटी के मेजर लोग क्या कर रहे हैं इस हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा या फिर अपने एक्शंस को मॉड्यूलेट किया। स्टेज 4 वाला जो सिचुएशन है, जैसे कि हमने वो पहले वाला ही सिचुएशन अगर हम लोग देख लें कि उस बच्चे को कुछ लोग मार रहे थे, उसमें अब एक लड़का है, वो लड़का अब उस चीज़ को स्टॉप करेगा। क्यों स्टॉप करेगा? वो स्टॉप करेगा इसलिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहता है। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना मतलब लॉ एंड ऑर्डर बोलता है कि स्कूल प्रीमाइसेस में झगड़ा नहीं करते, सो वो उस झगड़े को रोकेगा। उस हिसाब से वो रोकने का उसका मकसद ये नहीं है कि उस बच्चे को लोग मार रहे हैं, बच्चा छोटा है, तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, नहीं, ये नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है कि सोसाइटी के प्रीमाइसेस में तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था, सो स्टॉप इट। ये उसका थिंकिंग का बैकग्राउंड रहेगा। तो समझ लो कि उसको उस झगड़े के रोकने में उसका मतलब ना ही तो उसका पक्ष लेना है, ना ही इस बच्चे का पक्ष लेना है, ना ही सोसाइटी का पक्ष लेना है, उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है। तो कानून कायदे ही कहते हैं कि आप स्कूल के प्रीमाइसेस पे झगड़ा नहीं कर सकते, तो आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, उस झगड़े को वहाँ पे वो रोकेगा। तो समझ लो इसमें कंसेप्ट में यही है कि सोसाइटी के हिसाब से ही सोचा उसने। लॉ एंड ऑर्डर किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया। उसने अपने हिसाब से सोचा कि ये सही गलत हो रहा है कि नहीं, बट उसने उस झगड़े को रोका। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है या फिर ये हिसाब स्कूल के प्रीमाइसेस पे या स्कूल ग्राउंड पे लड़ना झगड़ना सही नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है कि यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते, तो आप झगड़ा रोक दो। तो रोका झगड़ा उसने, बट उसका जो एम था या फिर उसका मॉरल बैकग्राउंड था ये सोचने का, वो लॉ एंड ऑर्डर था। ये होगा 4th स्टेज। यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, ड्यूटी फॉलो करते हैं और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि अगर किसी अथॉरिटी ने कह दिया कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स इट। तो उसके पीछे ये नहीं है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि स्टेज 1 पे था। उसके पीछे ये है कि अथॉरिटी ने कुछ कहा है, वो लॉ है, हमें लॉ को फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो केओस हो जाएगा, सब लोग ही लॉ तोड़ने लग जाएंगे, तो क्या होगा। तो हर चीज़ में गुड एंड बैड नहीं सोचा जाता, हर चीज़ में ये है कि लॉ ये कहता है कि यहाँ पे नहीं कर सकते तो नहीं कह सकते। अथॉरिटी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, वो अथॉरिटी को एकदम कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। अब कोहलबर्ग ने जब स्टेज 4 दिया था तब उन्होंने ये भी कहा कि 80% जो होते हैं लोग या फिर पॉपुलेशन जो होती है वो इस स्टेज 4 के आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाती। ठीक है, तो 80% लोग जो हैं इसी स्टेज में जीते हैं भाई, कि अगर कुछ कानून कायदे के हिसाब से गलत है तो वो गलत है, तो चाहे वो सही ही क्यों ना हो। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था वो रॉबिन हुड वाला, जहाँ कि मैंने आपको कहा था कि वो बड़ों अमीर लोगों से चोरी करके गरीबों में बांटता था। तो यहाँ पे स्टेज 4 वाले जो लोग हैं वो सारे यही सोच रहे हैं कि उसने लॉ को तोड़ा, उसने
लॉ को तोड़ के गरीबों की मदद की, तो लॉ को तोड़ा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो गलत कर रहा है, उसके हिसाब से वो चोर है। ठीक है, रॉबिन हुड वाला एग्जाम्पल्स हम एग्जाम्पल लेते हुए कर रहे हैं, बट कोहलबर्ग के हिसाब से इन्होंने बहुत ही एक हाइंस डायलेमा, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वो उन्होंने लिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट रॉबिन हुड वाला एग्जाम्पल्स तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहे हैं, बट कोहलबर्ग के हिसाब से हाइंस डायलेमा उन्होंने दिया था ये सारे स्टेजेस के क्वेश्चन मार्क करने के लिए, कि आपको पता चले कि आप कौन से स्टेज पे हो या फिर आप क्या सोचते हो। वो एक हाइंस डायलेमा था, वो काफ़ी पॉपुलर था, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम जाते हैं लेवल 3 पे, जो कि है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 16+ एज ग्रुप में आता है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं या फिर एडोलेसेंस का स्टार्ट होता है, देन वी बिकम एडल्ट्स। तो अब यहाँ पे आता है लेवल 2, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कहलाता है। इसमें भी 2 स्टेज हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 6 जैसे कि हमने कहा था कि बाद में कोहलबर्ग ने डिस्कार्ड कर दिया था, बट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेज 5 एंड व्हाट इज स्टेज 6। स्टेज 5 में है लीगलिस्टिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी लीगल वर्ड आया, ठीक है, बट लीगलिस्टिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे इंडिविजुअल लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है उससे ज़्यादा बायस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो कहता है वो सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है, ये ज़्यादा सोचता है। इंडिविजुअल की क्या राइट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। जैसे कि अभी अगर समझ लो कि कोई लॉ फॉर्म हो गया, गवर्नमेंट ने कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया कि आज से ऐसा ऐसा है, ठीक है, एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया, तो स्टेज 4 तक के लोग जो हैं उस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने बना दिया, हम क्या कर सकते हैं ना, ये लॉ एंड ऑर्डर है, इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। बट जो स्टेज 5 के लोग हैं वो लोग ये सोचेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो बना दिया उसमें सोसाइटी का क्या फ़ायदा। फिर अगर उनको लगेगा कि इसमें सोसाइटी का फ़ायदा कुछ नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर बनाया वो अपने फ़ायदे के लिए बनाया, हमें और पीछे धरकाने के लिए बनाया, तो वो उस चीज़ का अपोज करेंगे। वो इंडिविजुअल राइट्स को पुट फॉरवर्ड करेंगे कि हम एक इंडिविजुअल हैं, हम एक इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमारे ये राइट्स हैं कि हम इस चीज़ को अपोज करें। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो लार्जर गेन को देख रहे हैं, सोसाइटी के लिए ये राइट है कि नहीं, इस हिसाब से देख रहे हैं। तो स्टेज 4 वालों को नहीं समझ में आएगा, कुछ एक लोगों को समझ में भी आएगा स्टेज 5 वाले क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बट उस चीज़ को वो अपोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ने कह दिया ये ऑर्डर है, गवर्नमेंट ने पास कर दिया ये ऑर्डर, और हम इस चीज़ को अपोज नहीं करेंगे। बट जो स्टेज 5 वाले हैं वो सोसाइटी के हिसाब से सोचेंगे, इंडिविजुअल राइट्स के हिसाब से सोचेंगे, और वो प्रोटेस्ट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे एट दिस स्टेज पीपल बिगिन टू अकाउंट फॉर द डिफरिंग वैल्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ अदर पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे लोगों का ओपिनियन जो है वो हमसे अलग है, तो क्यों है, उस चीज़ का भेदभाव जानना और उसको समझना, उससे राइट या रॉन्ग समझ के राइट का साथ देना, ठीक है। तो यहाँ पे उनके हिसाब से जो लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी या स्मॉलर पार्ट ऑफ द सोसाइटी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अभी आप सोचोगे कि सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, तो स्टेज 3 वाली जो अपनी लड़की थी वो भी तो ऐसे ही सोच रही थी कि मैं गुड गर्ल बैड गर्ल बन के रहूँ, क्यों गुड गर्ल बन के रहूँ, क्योंकि सोसाइटी के मेजर पार्ट ये सोच रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सोसाइटी का मेजर पार्ट चाहे सोचे ना सोचे, माइनॉरिटी भी हो चाहे कुछ एक लोग ही सोच रहे हैं, पूरे नहीं लोग रहे, क्योंकि जैसे कि कोहलबर्ग ने कहा था कि 80% ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू स्टेज 4, वहीं पे स्टक होके रह जाते हैं। तो वो 80% है तो बच्चे तो 20 ना, तो अपोज करने वाले कितने हुए, 20, तो सोसाइटी का लार्जर पार्ट नहीं है। बट फिर भी ये इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो जो छोटी है पार्ट है, छोटा ही क्यों ना हो पार्ट, बट वो उनके लिए गलत हो रहा है, वो उन लोगों के लिए वो लॉ एंड ऑर्डर जो बनाया गया है वो सही नहीं है, तो ये उस हिसाब से सोचेंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अलग कंसेप्ट से यहाँ पे होगा, और उसका जो परसिवरेंस है वो अलग होगा। चाहे थिंकिंग सोसाइटी ही है, बट दी गेन ऑफ द सोसाइटी, ये खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं कि सोसाइटी के इतने पार्ट लोग इतना सोच रहे हैं तो मैं भी यही सोचूंगा, ऐसे नहीं है। बट सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है वो यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो इनका जो मोटिवेशन है वो गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इस हिसाब से चलेगा।
कि ये लोगों के लिए अच्छा है, कितने लोगों के लिए, ये लोगों के लिए क्या अच्छा है, उस हिसाब से। स्टेज 3 वाली क्या सोचती है, लोगों के हिसाब से मैं अच्छी बनी रहूँ तो मेरा क्या अच्छा है, इस हिसाब से। बट यहाँ पे सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, उस हिसाब से इनके एक्शंस मॉड्यूलेट होते हैं। इसमें एवरीवन एग्रीज रेदर देन मेजॉरिटी रूल, इस हिसाब से उनका कंसेप्ट है। मतलब जैसे कि मेजॉरिटी विन वाला कंसेप्ट होता है ना, कि अगर 4 लोग हैं, 3 ने हाँ बोला और 1 ने ना बोला तो 3 ने हाँ बोला तो हाँ, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे मेजॉरिटी रूल नहीं है, मेजॉरिटी एग्री है कि नहीं, यहाँ पे लोगों का भला है कि नहीं, वो एक ही क्यों ना हो बट उस एक का रॉन्ग हो रहा है ना, इस हिसाब से उनके मॉरल यहाँ पे वैल्यूज़ डिफ़र करते हैं। ये राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, स्पेशली द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे देखो सोसाइटी का लार्जर पार्ट नहीं है बट सोसाइटी है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बिलीव्स दैट चेंज कम्स इन द लॉ पॉसिबल बट ओनली थ्रू द सिस्टम। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे जिसके हम इसको कंसेप्ट को ये करेंगे कि वो अब उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, माइनॉरिटी के लिए वो सही नहीं था, या फिर माइनॉरिटी मतलब कि जो कम पार्ट ऑफ 80% को तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, माइनॉरिटी मतलब वो जो 20% जो नहीं फॉलो करना चाहते उनके लिए वो सही नहीं है, इंडिविजुअल राइट्स को लेकर नहीं है वो, तो वो उसके खिलाफ अपोज कर रहे हैं। अपोज किससे कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो राइट होगा ना वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होना है, सिस्टम के, जो सिस्टम जो है उनको उसे फॉलो करना है। ये चीज़ तो है उनमें, ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हैं और कुछ तो कर रहे हैं, तोड़ा फोड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपोज इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये मानना है कि अगर हम इस चीज़ को रॉन्ग को राइट बनाना है तो भी वो सिस्टम के हिसाब से ही जाएगा। हमें सिस्टम को बोलना है कि इसको लॉ एंड ऑर्डर बदलना है, ना कि हमें लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना है। ये डिफरेंस है, वो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं करना चाहते, वो उसको सिस्टम से चेंज करना चाहते हैं। अब स्टेज 6 ये है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल से क्या मतलब है कि अब यूनिवर्स मतलब लार्जर पार्ट सोचना कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये अगर हो गया आज तो इसका आगे क्या होगा, ये दोनों चीज़ जो सोचते हैं ना कि आज, कल और आज, ये तीनों चीज़ सोचना, ये होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसमें माइनॉरिटी या मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सोसाइटी नहीं होता, लोग क्या सोच रहे हैं वो नहीं होता। ये होता है कि इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो सोसाइटी का भला और राइट एंड रॉन्ग तीनों चीज़ों को एसिमुलेट करके उसका फॉर्मुलेशन होता है। तो अब अगर ये जो हमने जो पहले एग्जांपल लिया था कि एक बच्चे को मार रहे हैं, इस क्राइटेरिया में अगर स्टेज 5 का है तो स्टेज 5 के लोगों जो स्टेज 5 में होगा उनका जो यहाँ पे कंसेप्ट होगा कि वो इस चीज़ को रोकेंगे और इस चीज़ को कंप्लेन करेंगे हायर अथॉरिटी को कि आज देखो इन्होंने इस बच्चे को मारा, कल ये किसी और को मार सकते हैं, तो इन चीज़ को यहाँ पे इस तरह से रोकना है, ज़रूरी है। पहले वो फिर बच्चे को भी बोलेंगे कि उसने उसको क्यों मारा, उसने कल कुछ गलत किया था इसीलिए उसने आज इन्होंने इसको मारा। तो ये चीज़ है ना, कल क्या हुआ था, आज क्या है और कल क्या इसका रिजल्ट होगा, ये तीनों चीज़ यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाला देखेगा। क्योंकि अथॉरिटी को उसने कंप्लेन कर दिया स्टेज 5 वाले को क्योंकि उसको लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है, बट ये जो है ये उसको अलग कंसेप्ट से देखेगा। ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाला स्टेज का बंदा है वो उस सब लोगों को इकट्ठा करके उस पे से इन्फ्रेंस निकालेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है उसका इन्फ्रेंस निकालेगा, फिर लार्जर गेन्स में सोसाइटी का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है उसका इन्फ्रेंस निकालेगा और फिर एक रिजल्ट में आएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। तो स्टेज 6 तक फिर गोल्डबर्ग ने खुद ये रियलाइज़ किया कि 6 तक पहुंचना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें खुद का गेन, खुद का फ़ायदा, लोगों का गेन, लोगों का फ़ायदा से ज़्यादा यूनिवर्सली सब कुछ करेक्ट है कि नहीं, इतना ज़्यादा सोचना जो है यहाँ तक पहुँचना इट इज़ नॉट फैक्चुअली पॉसिबल। इसीलिए उन्होंने स्टेज 6 को बाद में खुद ही डिस्कार्ड कर दिया था, बट पहले उनके मॉरल डेवलपमेंट में ये था। इसीलिए आपको ये जो सारे 6 स्टेजेस हैं वो याद रखने ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कहा ना कि डिग्निटी ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्रेड है मतलब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमैनिटी की डिग्निटी किस हिसाब से
फॉलो होगी। ठीक, अब जो हमने पहले मैंने कहा कि हाइंस डायलेमा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि कोहलबर्ग ने दिया था। ये हाइंस डायलेमा क्या है? अब हाइंस डायलेमा में कोहलबर्ग ने एक एग्जाम्पल दिया था एक बंदे का जिसका नाम था हाइंस। ठीक है, हाइंस की जो वाइफ है वो किसी डिजीज़ से पीड़ित है, समझ लो कैंसर है उसको, समझ लो कोई टाइप का। तो अब क्या हो गया, हाइंस जो है वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उस प्रिस्क्रिप्शन पे एक दवाई का नाम लिख दिया कि अगर इसके बचने की उम्मीद कुछ है तो इसी दवाई से है। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके हाइंस जो है वो मेडिकल स्टोर चला गया। मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट जो उस मेडिसिन को बेच रहा था वो उसने उसको समझ लो 3-4 गुना ज़्यादा कीमत में बेच रहा था। समझ लो 20 रुपये की अगर कोई मेडिसिन है तो उसको वो 100 रुपये की बेच रहा था, इस तरह से। तो वो जो मेडिसिन थी वो उसके लिए काफ़ी महंगी हो गई, है ना। तो हाइंस ने वापस घर गया, अपने सोसाइटी, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबसे पैसे उधार मांगे कि भाई मेरी बीवी बीमार है और मुझे दवाई खरीदने जाना है और दवाई का मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो उन सब ने कलेक्टिवली उसको कुछ अमाउंट दिया। वो अमाउंट जो था वो आधा ही अमाउंट था, 50% ही अमाउंट था। 50% अमाउंट लेके वो फार्मासिस्ट के पास वापस गया। फार्मासिस्ट को उस पैसे को देके उसने कहा कि 50% मैं आज दे रहा हूँ, मुझे वो दवाई दे दो। वैसे भी आपको ये दवाई इतने की नहीं पड़ी है, आप इतना ज़्यादा महंगा भाव करके दे रहे हो उसको, पर फिर भी मैं दवाई लेके जा रहा हूँ, 50% मैं आपको बाद में दे दूँगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। फार्मासिस्ट ने फिर मना कर दिया। उसने कहा कि अगर मैंने ये दवाई इन्वेंट की है या फिर मेरे पास ये दवाई है और मैं इसको बेच के पैसे कमा सकता हूँ तो मैं इसको सस्ते दामों में क्यों बेचूँ? मैं इसको महंगे दामों में ही बेचूँगा। तेरे को खरीदनी है तो उतने रुपए ला, मैं दे दूँ। फिर हाइंस फिर से घर गया। उसने अपनी बीवी को उस हालत में देखा, उसे सहन नहीं हुआ, उसके पास और कोई उपाय नहीं था। हाइंस ने क्या किया, रात को फिर से उस दुकान पे गया, दुकान का ताला तोड़ा, वो दवाई लेके आया और अपनी बीवी को दी। अब यहाँ पे कोहलबर्ग ने क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए। क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करके ये कहा कि अब इस इंसान का ये जो एक्शन था उसको आप क्या जज करोगे? उसको आप राइट जज करोगे या उसको रॉन्ग जज करोगे? आप ये कहोगे कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया, उसने चोरी की, तो उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है या नहीं? तो अब इस कंसेप्ट को आपको थर्ड पर्सन करके देखना है। आप वो पर्सन हो जिन्होंने ये देखा कि उसने दुकान का ताला तोड़ा और उसने उस दवाई को लेके जाके अपनी बीवी को दिया। तो क्या आप पुलिस को फ़ोन करके कहोगे कि हाइंस ने ताला तोड़ा, चोरी की, या आप नहीं करोगे ये सोच के कि हाइंस ने ताला क्यों तोड़ा, उसने चोरी क्यों की? तो उसने लॉ एंड ऑर्डर को तो ब्रेक किया, पर क्यों किया? ये एक पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उस फार्मासिस्ट को सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि उसके पास जो दवाई है वो महंगे दामों में बेच रहा है। ठीक है, उससे किसी की जान जा सकती है क्योंकि कोई नहीं खरीद पा रहा है, वो पर्सन जिसको उसकी ज़रूरत है वो नहीं खरीद पा रहा है, तो वो तो मर गया ना, एक लाइफ चली गई जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा दामों में बेचने की कोशिश की, इसीलिए उसने एक लाइफ को मारा, वो मर्डरर बन गया ना उस हिसाब से। तो क्या हाइंस जिस फार्मासिस्ट के पास गया था उस फार्मासिस्ट को जेल होनी चाहिए? या फिर अगर वो जो हाइंस ने जिसके लिए दवाई लाई वो उसकी बीवी थी, राइट, बट अगर वो उसकी बीवी ना होती, है ना, वो उसका कोई पड़ोसी होता, फिर पड़ोसी होता और वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखता डॉक्टर, उसके पास पैसे ना होते, तो क्या फिर भी हाइंस चोरी करता? क्योंकि वो उसका पड़ोसी, जान तो जान ही होती है ना, बट क्या अगर उसका पड़ोसी होता तो वो चोरी करता? तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि इस मॉरल डेवलपमेंट का काफ़ी फेमस ये स्टोरी है। इसमें आपका इन्फ्रेंस क्या आता है, राइट आता है, रॉन्ग किया उसने या राइट किया, लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, चोरी ज़्यादा ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई किसी के पास पैसे नहीं है तो सारे चोरी करने लग जाएंगे, है ना। अगर आप उसको राइट कहोगे तो ऐसा होगा ना, किसी के पास पैसे नहीं है कुछ खरीदने के लिए तो जाओ चोरी करके आओ, ऐसा हो जाएगा क्योंकि सारा एकदम केओस सिचुएशन हो जाएगी वो तो, अगर आप इसको राइट कहोगे। बट आप इसको अगर रॉन्ग कहोगे तो वो क्या अपने बीवी को सामने मरते देखता, है ना। अगर आप उसको फिर से राइट कहोगे तो क्या अगर उसकी बीवी ना होती, वो कोई दोस्त होता या फिर कोई पड़ोसी होता, समझ लो अननोन पर्सन होता, तो क्या वो फिर चोरी करता? नहीं करता या करता?
तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी डायलेमेटिक क्वेश्चंस हैं जो कोहलबर्ग ने पुट फॉरवर्ड किए थे। इसीलिए एक फेमस है हाइंस डायलेमा। ये क्वेश्चन में भी आता है कि हाइंस डायलेमा कौन सी थ्योरी में पुट फॉरवर्ड हुआ था, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस मॉड्यूलेट होते हैं। तो ये हाइंस डायलेमा कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में है, ये चीज़ आपको याद रखनी। अब कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी थी उसको किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज इसलिए कि अब उन्होंने जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी रखी, या फिर ये मॉरल इस तरह से डेवलप होता है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, इसमें उन्होंने पहला बायस जो लिया वो बायस ये लिया कि उन्होंने बॉयज़ को ज़्यादा कंसिडर किया इस बायस में, या फिर मेल्स एज एन अथॉरिटी क्या सोचते हैं, फीमेल्स एज एन अथॉरिटी क्या सोचती है, उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया। सेकेंड चीज़ उन्होंने जो की कि यहाँ पे उन्होंने मॉरल रीजनिंग को किस हिसाब से कंसिडर करते हैं, उसमें कोहलबर्ग की थ्योरी में एक ये था कि उन्होंने कंपैशन, केयरिंग और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक होता है ना कि एक तो सोसाइटी और इस चीज़ को ही उन्होंने कंसिडर करके मॉरल डेवलपमेंट लिया, बट हम लोग सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से नहीं, खुद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो पर्सनल होते हैं उस हिसाब से भी सोचते हैं, कंपैशन, लव, केयरिंग दूसरों के हिसाब से, उस हिसाब से भी हम अपने मॉरल्स को जज करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे इनके थ्योरी में नहीं आई। दूसरी चीज़ जो नहीं आई कि उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी को ज़्यादा एम्फसाइज किया। वेस्टर्न फिलॉसफी को एम्फसाइज किया मतलब हर एक टाइप के कल्चर्स अलग होते हैं, हर एक एरिया के कल्चर्स अलग होते हैं, वो कल्चर्स जो होते हैं वो हमें अलग चीज़ें सिखाते हैं। तो उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी को ज़्यादा कंसिडर किया और उन्होंने बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, फिर बाकी प्लेसेस के कल्चर्स क्या कहते हैं या फिर बाकी की फिलॉसफीज़ क्या कहती हैं उसको इतना कंसिडरेशन नहीं दिया। तो ये ईस्टर्न कल्चर्स का जो आउटफिट है वो उसमें अलग दिख के आएगा कोहलबर्ग की थ्योरी में, जो कि उनकी थ्योरी में अकाउंट नहीं किया गया है। अब हमने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग की पढ़ी, तो हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि हर एक स्टेज में एक इंसान अलग तरीके से सोचता है। हमारे जजमेंट्स जो रहते हैं वो अपनी सोसाइटी और खुद के गेन्स के हिसाब से डेवलप होती है। ये डेवलप होते होते हम अलग स्टेजेस पे पहुंचते हैं। एक स्टेज पे हम रहते हैं तो दूसरे स्टेज की थिंकिंग हमें समझ में तो आती है, पर हम उसे एक्सपेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें, ये चीज़ हमें उतना प्रॉपरली राइट या रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती। तो इसी तरह से स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कोहलबर्ग ने कहा स्टेज 4 तक 80% सीमित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने की बात आ जाती है। तो वहाँ से आगे एक ही स्टेज बचता है, क्योंकि 6th स्टेज को तो उन्होंने इनकंसिडर या फिर डिस्कार्ड कर दिया था बाद में। तो स्टेज 5 पे जाके ये चीज़ें हमें हमसे ऊपर दिखाई देने लगती है। दूसरों का गेन, दूसरों का फ़ायदा या फिर उनका राइट्स वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो ये इसी तरह से मॉरल डेवलपमेंट हमारा होता है। हम अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, अपने आप में हमें जज करने का जो नज़रिया है वो हमारा खुद का ही नज़रिया बदलता है। तो हम जिस स्टेज पे हैं उसी तरह से हमें हमारा एक्शंस हमारे मॉड्यूलेट होंगे, ये कोहलबर्ग का मानना था। इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।